वेलकम टू नित्य स्टडी सेंटर। महंगा सर, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। राष्ट्रवाद की भावना 1789 में उन्नत रूप से प्रकट हुई। फ्रांस में राजक्रांति 1779 से प्रारंभ हो गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी बीना थी और 1815 में बीना सम्मेलन ऑस्ट्रिया में हुआ था। बीना सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। बीना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख एक घोर प्रतिकारवादी चांसलर था। मेटरनिख जो था एक घोर प्रतिकारवादी चांसलर था। बीना सम्मेलन के बाद मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ। किस सम्मेलन के बाद? बीना सम्मेलन के बाद। किस युग का? मेटरनिख युग का। बीना सम्मेलन के दौरान ही नेपोलियन युग का अंत भी हुआ। इसी सम्मेलन के द्वारा एक युग का शुरुआत होता है, मेटरनिख युग का शुरुआत होता है और नेपोलियन युग का अंत होता है। जर्मनी में 39 रियासतों का एक संघ कायम रहा। मेटरनिख ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का स्थापना किया। फ्रांस में बीना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बूर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। बीना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा लुई 18वां बना। किस सम्मेलन के बाद? तो बीना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा लुई 18वां बना। 2 जून 1814 को सम्राट के द्वारा फ्रांस में संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए। चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं प्रतिकारी शासक था। चार्ल्स 10 ने पोलिनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। फ्रांस में 28 जून 1830 से गृहयुद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति भी कहा जाता है। फ्रांस में 1830 के बाद बूर्बो वंश का शासन का अंत हो गया। किस वंश का? बूर्बो वंश। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बूर्बो वंश के स्थान पर ऑर्लेंस वंश को गद्दी सौंपी गई। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। किस प्रकार का शासक था? उदारवादी शासक था। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप ने किया था। कौन किया था? लुई फिलिप किया था। लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गिज्जो को नियुक्त किया था। लुई फिलिप जो था अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? गिज्जो को। फ्रांस के गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था। 1848 की क्रांति ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंत किया। नेपोलियन का पतन 1814 में हो गया। नेपोलियन का पतन कब होता है? 1814 में। 1831 में मेजनी ने यंग इंडिया नामक संस्था का स्थापना करता है। 1834 में मेजनी ने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। सार्डिया और पिडमार्क का शासक चार्ल्स एडवर्ड था। कार्बोनारी एक गुप्त दल संगठन था। इटली में सार्डिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर एमुनुएल राष्ट्रवादी विचारधारा था। आगे हम लोग देख रहे हैं काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। काउंट काबूर जो था एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट काबूर जो था इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया को मानता था। क्रीमिया का युद्ध 1853-54 के बीच हुआ। कब हुआ? 1853 और 54 के बीच हुआ। 1859-60 में ऑस्ट्रिया
और पिनमाउंट में सीमा संधि विवाद के कारण युद्ध प्रारंभ हुआ। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। लाला लाजपत राय गैरिबाल्डी की जीवनी को लिखे हैं। 1862 में काबूर की मृत्यु हो जाती है। काउंट काबूर की मृत्यु 1862 में होती है। इट्टी का एकीकरण 1871 में होता है। जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण करता है। राइन राज्य संघ का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट 1806 में जर्मन प्रदेशों को जीत करता है। पारसा का चांसलर बिस्मार्क था। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेन सेफ नामक सभा स्थापित किया। जर्मनी के वाइमर राज्य का ईना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। 1848 की क्रांति ने मेटरनिख युग का अंत कर दिया। किस युग का अंत किया? मेटरनिख युग का। बिस्मार्क जो जर्मन डायड में प्रथा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। नेक्स्ट टर्निंग क्वेश्चन। अब यहाँ हम लोग जान रहे हैं रक्त और लौह नीति का अवलंबन कौन किया था? बिस्मार्क किया था। रक्त और लौह नीति जब भी पूछती है तो किसका होगा नीति? या बिस्मार्क का। सेडोवा का युग 1866 में हुआ था। सेडान का युद्ध 19 जून 1870 को हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुआ। सेडान का युद्ध में ही एक महान शक्ति का पतन पर दूसरी महान शक्ति जर्मनी का उदय होता है। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड वायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। 1811 में अलेक्जेंडर चिपसिलांडी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। एडियोनोफल की संधि 1829 में हुई। कब हुई? 1829 में हुई। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। कब किया गया? 1832 में। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट थी। बेवेरिया का शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। अब अभ्यास से कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस रूप में पड़ता है? किस महादेश में पड़ता है? यूरोप में। फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा होता है? वीना कांग्रेस के द्वारा होता है। मेजनी का संबंध कार्बोनडी संगठन से था। आइए कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर? प्रधानमंत्री। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। ज़ाल्वेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों को। यूरोपवासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणास्रोत रहा। 1829 की एडनुपल की संधि तुर्की देश के साथ हुई। किस देश के साथ हुई? तुर्की देश के साथ हुई। सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया एवं प्रथा के बीच 1866 में हुआ था। मेजनी इटली का एक योग्य सेनापति था। कहाँ का? इटली का। हीगेल एक दार्शनिक था। बिस्मार्क एक जर्मन कर लेंगे यहाँ पे जर्मन चांसलर था। विक्टर एमेनुएल एक राजनीतिक था जिसने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। कोसुत एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। पोलैंड में आंदोलन 1863 में हुआ। इस तरह से पहला चैप्टर हम लोग को समाप्त होता है।